Hi, welcome to the channel. I hope you're well. जिस तरह आपको पता है कि I do make effort कि जब मेरे पास दिन को टाइम हो I do a live show. So आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो I thought कि मैं 20-25 minutes के लिए आपके साथ एक शो कर लूँ and answer any of the questions you have. उसके अलावा आपको पता है कि I do my best कि मैं जब मेरे पास टाइम हो I can do a show on YouTube और जब मेरे पास टाइम हो I do TikTok. अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को इट्स वेरी इजी फॉर यू बिकॉज आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि व्हाट टाइम आई एम कमिंग लाइव और आप फिर मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं. आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो. प्लीज़ ट्राई ये कीजिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो नीचे आप इंग्लिश में लिखें एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बिकॉज आई वेरी सरप्राइज कि स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं था. मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना लूँगा लेकिन देखें स्टूडेंट्स को आजकल जो नंबर वन प्रॉब्लम हो रही है हाई एवरीवन हु इज जॉइनिंग अस स्टूडेंट्स को जो नंबर वन प्रॉब्लम हो रही है कि जब उनके जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी है जब स्टूडेंट को ये बोल रही है कि जी आइदर इट्स प्लेजरिज्म या वो कोलूजन है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमें लगता है हम आपको अब स्पॉन्सर नहीं करेंगे और अपील प्रोसेस शुरू हो जाता है यूनिवर्सिटी का. तो उसके अंदर आप इस बात का ख्याल रखें कि प्लीज़ बी फुली इंगेज विद द यूनिवर्सिटी इन द अपील प्रोसेस. और जब एक दफ़ा यूनिवर्सिटी का अपील प्रोसेस एग्जॉस्ट हो जाता है तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि यार अब अगला स्टेप ये आएगा कि यूनिवर्सिटी हमें बोलेगी कि हम होम ऑफिस को बताने लगे हैं एंड हम फिर जारी बात है स्टूडेंट को कंसर्न ये होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को बताएगी 60 डे का मुझे नोटिस सर्व हो जाएगा. तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को दो ऑप्शंस बताने लगा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन लगे. पहला ऑप्शन तो ये कि आप यूनिवर्सिटी से बोलें जब आपकी अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो जाए कि आई एम गोइंग टू दी I think it's independent office of adjudicator of higher education ताकि वो मेरा केस टेक ओवर करें. एंड व्हेन आई गो टू दिस ऑफिस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अंडरटेकिंग दें कि आप होम ऑफिस को नहीं बताएंगे क्योंकि मेरा अपील प्रोसेस एक तरह से ऑन गोइंग है. आई होप आपकी यूनिवर्सिटी आपके इस एक्शन के बाद आपको इन राइटिंग दे के वो होम ऑफिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक ये जो इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ एडजुडिकेटर है या आपकी अपील प्रोसेस यूनिवर्सिटी के साथ ना कर ले. अगर इन राइटिंग वो ये चीज़ आपको कंफर्म करके नहीं देते तो जो अगला ऑप्शन आपके पास है कि आप फिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आप उसमें रिलीफ मांग सकते हैं जज से कि भाई यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि जब तक मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता यूनिवर्सिटी मुझे 60 डे का नोटिस ना सर्व करे एंड होम ऑफिस को ना बताए. सॉरी ऑफ कोर्स ये उसी वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर अभी आपके कोर्स में काफ़ी टाइम रहता है बिकॉज कुछ लोग हैं वो कोर्स के एंड में आ जाते हैं और वहाँ जाके उनसे कोर्स पास नहीं होता. वो एक अलग इशू है उस पर आपको क्या करना चाहिए या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा. अभी मेरा मकसद था आपको ये बताना बिकॉज आई एम फाइंडिंग स्टूडेंट्स जो मिडल ऑफ द कोर्स हैं उनके ऊपर ये एकेडमिक अपील प्रोसेस के थ्रू जब वो हार जाते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है कि जब अब आपको निकालने लगे और होम ऑफिस को बताने लगे कि वी गोना गेट रिड ऑफ यू. उस वक्त उनके पास क्या ऑप्शंस हैं मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था. सर कैन वी चेंज असाइलम एट द टाइम ऑफ असाइलम सब्सटेंटिव इंटरव्यू. बिल्कुल आप किसी भी वक्त अपने लॉयर को चेंज कर सकते हैं चाहे आप असाइलम प्रोसेस कर रहे हैं चाहे आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाल रहे हैं आप एनी टाइम अपने लॉयर को चेंज कर सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सलाम सर स्पाउस वीज़ा टाइमलाइन प्लीज़. इन कंट्री आजकल स्पाउस वीज़े में 8 months to 10 months लग रहे हैं और अगर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन है स्पाउस वीज़े की ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अगर आप अमेरिका से अप्लाई करें इट्स क्विकर बट इफ़ यू एनीवेयर इन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश they are taking about 4 months to give you a decision. देखिए जो बात है कि होम ऑफिस वीज़ा इशू करेगी यानी अगर आपको मॉडर्न स्लेवरी में पॉजिटिव जवाब आ गया देन सारी बात है डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल तो होम ऑफिस ये ज़रूर बोलेगा कि जब तक आपकी मेडिकल कंडीशन ये है विल ग्रांट यू अ वीज़ा. उसमें टाइम कितना लगता है एनीबडीज गेस बट रफली 1 year टाइम फ्रेम है. किसी ने बोला है तारिक भाई हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्पाउस वीज़ा टेक ऑन प्रायोरिटी में तो इट्स वेरी क्विक दे आर सपोज टू डू इट इन अबाउट 15 days एंड अभी तो मुझे
इंफॉर्मेशन यही है कि दे आर डूइंग दीज इन 15 डेज. सो अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस बुक की है देन इट इज़ हाईली लाइकली कि 15 डेज में आपका हो जाएगा. किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, कैन आई स्विच माई वीज़ा ऑन स्किल वर्कर रूट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ FLRFP. देखें, ये बहुत मैटर करता है कि इससे पहले आपका वीज़ा स्टेटस क्या था बिफोर मेकिंग एन FLRFP एप्लीकेशन. तो पहली बात है कि अगर आपने इन टाइम FLRFP एप्लीकेशन डाली है तो जारी बात है इन टाइम एप्लीकेशन को आप एनी टाइम वेरी कर सकते हैं. जब हम बोलते हैं कि हम वेरी कर सकते हैं तो कानून ये कहता है कि अगर आपने कोई इन टाइम एप्लीकेशन डाली है तो जो आपके रूल्स अप्लाई होते हैं वो प्रीवियस वीज़े के होते हैं. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. किसे आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा था और ग्रेजुएट वीज़ा ख़त्म होने को आया, आपको कोई जॉब नहीं मिली, आपने इन टाइम FLR डाल दी. अब जारी बात है कानून ये कहता है कि जब तक आपकी इन टाइम FLR चल रही है और उसकी अपील्स चल रही हैं, आप पे कानून अप्लाई होगा आपके ग्रेजुएट वीज़े का, मीनिंग आपको राइट टू वर्क है, सब कुछ है. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे कॉस मिल गया है एंड आई वांट टू स्विच इनटू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो आप अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन को विड्रॉ करके स्किल वर्कर एप्लीकेशन डाल सकते हो. स्किल वर्कर एप्लीकेशन में वैसे भी बोला गया कि अगर आपका ओवरस्टे पीरियड अंडर 14 डेज है तो हम उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे. तो इन शॉर्ट, अगर आप ग्रेजुएट से FLRP इन टाइम डाला है और आप स्किल पे जा रहे हो, इट इज़ डूएबल. फिर आ जाते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीज़ा था और आपने स्टूडेंट वीज़े के दौरान बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्टूडेंट वीज़ा FLRFP डाला है, तो फिर कानून ये कहता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आपने स्टूडेंट से FLRFP डाला है, बिकॉज अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई होती, यू वुड हैव डन ग्रेजुएट वीज़ा आपने अप्लाई किया होता, तो फिर कानून ये कहता है कि जो आपकी स्टार्ट डेट है जॉब की, वो आपकी जो कैश पे कोर्स एंड डेट है उसके बाद शुरू हुआ. मैं आपको उसकी टिपिकल एग्जांपल देता हूँ. कल ही की बात है, अच्छा उन्होंने मुझसे बात कर ली तो आई एक्सप्लेन दिस टू हिम कि एक हैं वो देयर इन यूनिवर्सिटी और उनका जो कोर्स एंड डेट था वो 2027 का था, लेकिन एकेडमिक इशू हो गया उनको सेमेस्टर के अंदर. यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी हम होम ऑफिस को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम आपका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं. अब जारी बात उनको कंसर्न थी, दे डोंट वांट टू लीव द कंट्री, वो अपील प्रोसेस करना चाह रहे हैं और काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा जी हमें किसी ने बोला FLRFP डाल लें. तो मैंने उनको बोला अगर आप FLRFP डालोगे भी और आपकी जो इंटेंशन है कि मैं स्किल वर्कर पे स्विच करूं बाद में, प्रॉब्लम ये है कि 2027 में आपका कोर्स एंड हो रहा है. तो अगर आपको कोई स्किल वर्कर देता भी है तो स्टार्ट डेट हैज़ टू बी आफ्टर द कोर्स एंड डेट. तो 2027 तक तो शायद आपका FLRFP पेंडिंग भी ना रहे. तो ये कंसर्न्स हैं आपकी. तो इन शॉर्ट FLRFP से स्किल वर्कर में जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि FLRFP अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या वीज़ा था. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि आप इसके ऊपर प्रॉपर मशवरा लें एंड देन डू दिस स्विच. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू अपोलोजाइज अगर कोई कॉल भी कर रहे हैं शो के अंदर. जैसा मैंने बोला, अब मैं शो का फॉर्मेट किया कि आई डू इट स्क्रीन रख के अपने फ़ोन की, सो आई कांट टेक एनी कॉल्स. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. आई टुक माई स्किल वर्कर वीज़ा. आई नो वी कैन वर्क एक्स्ट्रा 20 आवर्स एनीवेयर और लिमिटेड स्पेसेस. ARS for you, प्लीज़ मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, व्हेन यू गेट अ टाइम. बल्कि मैं आपसे सारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट मेरे जाते हैं, आई ट्राई टू मेक गुड वीडियोस फॉर यू एटलीस्ट, जिसमें मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं कोशिश ये करता हूँ कि मल्टीपल स्क्रीन्स दिखा के आपको लॉ सही तरीके से पढ़ाऊँ. तो उसमें जो 20 आवर्स में कुछ लोग गलतियाँ करते हैं. एक तो ये कि वो जो 20 आवर्स आपको अलाउड है, इट्स आउटसाइड ऑफ योर कॉस्ट वर्किंग आवर्स. आई एम वेरी सरप्राइज, अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता. वरना से कॉस्ट वर्किंग आवर्स कि अगर आपका कॉस्ट कहता है कि आप 37 आवर्स मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, तो जो 20 आवर्स है हैज़ टू बी ऑन द वीकेंड. सो बी वेरी केयरफुल कि वो जो 20 आवर्स आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो आउटसाइड योर नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो कॉस्ट पे हैं. और उसके बाद उन्होंने होम ऑफिस ने कहा कि एज लॉन्ग एज वो टेबल 1 2 3 पे वो जॉब आ रही है यू कैन डू. तो वो स्किल्ड वर्कर का जो टेबल है 1 2 3 वो मैंने अपनी वीडियो पे भी दिखाया हुआ है. प्लीज़ लुक थ्रू दैट. तो अगर जॉब टाइटल आपका उस टेबल के अंदर आ रहा है देन यू कैन डू इट. सो प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो करें rather than just blindly going into a job not realizing कि जॉब का जो टाइटल है वो टेबल 1 2 3 के अंदर है ही नहीं. तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें. बिकॉज I've had people जो जॉब कर रहे हैं, I've asked them कि अच्छा मुझे बताएं टेबल में से इसका क्या ये जॉब की स्पेक क्या है, एंड दे couldn't bring पुल दैट आउट. तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर होम ऑफिस का इंक्वायरी करता है तो आप क्या बताएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रादर देन जस्ट ब्लाइंडली जंपिंग इनटू अ 20 आवर जॉब, आप ये चेक कर लो कि टेबल पे उसका टाइटल क्या है. प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें. कैन यू हेल्प विद माई पेशेंट्स वीज़ा. आई थिंक यू मीन पेरेंट्स वीज़ा.
इट्स वेरी इजी। देखें, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी। अगर आप सोशल मीडिया पे वेस्ट लंदन सोलिसिटर डालो या सोशल मीडिया पे मेरी डिटेल्स डालो, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। इवन आई थिंक एट द टॉप ऑफ आवर चैनल मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम। आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। एंड क्योंकि कोर्ट में मैं क्लाइंट्स को खुद रिप्रेजेंट करता हूँ, द डेज आई कैन अटेंड कोर्ट, तो कम से कम आपको ये एक एडवांटेज है मेरे साथ कि यू आर टॉकिंग टू समवन जो कोर्ट में खुद जाके आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे। यस, कभी कभी मैं खुद नहीं जा सकता कोर्ट में बिकॉज आई हैव अदर कमिटमेंट्स, तो फिर मैं को बैरिस्टर बुक करता हूँ। बट वेयर आई कैन, आई गो टू कोर्ट माई सेल्फ टू रिप्रेजेंट यू इन द फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल एंड अपर ट्राइब्यूनल। आई थिंक मैंने वो मॉडर्न स्लेवरी वाला तो जवाब दे दिया है। कैन एनीवन ओवरस्टे इन यूके कैन गेट ब्रिटिश पासपोर्ट? देखिए जी, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होता है ना, अगर हम बच्चों की बात नहीं करें, बिकॉज जारी बात है बच्चों पे ब्रिटिश पासपोर्ट डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है क्योंकि उनकी पहले रजिस्ट्रेशन होती है और बच्चों की रजिस्ट्रेशन में ओवरस्टे मैटर ही नहीं करता मोस्ट केसेस में। अडल्ट्स के ब्रिटिश पासपोर्ट की बारी आती है जब वो नेचुरलाइजेशन उनकी हो जाती है और उससे पहले उनको इंडेफिनेट चाहिए होता है। तो जारी बात है होम ऑफिस की पॉलिसी में 2 की चेंजेस आई हैं। मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ अगर आप देख लो, विल बी गुड फॉर यू। दे बोथ कंसर्न ओवरस्टे। पहली पॉलिसी आई थी कि जी अगर कोई ओवरस्टे भी है और वो नेशनैलिटी अप्लाई कर रहा है तो हम ओवरस्टे पीरियड को इग्नोर करेंगे। और जो सेकंड पॉलिसी आई थी कि अगर आप इलीगल तरीके से इस मुल्क में आए हो तो हम आपको कभी भी नेशनैलिटी नहीं देंगे। मैंने दोनों के ऊपर वीडियोस बनाई और मेरे व्यूज़ के हैं, प्लीज़ आप उसको देख लो। आई डोंट नो व्हेन यू से overstay, do you mean just overstay? तो फिर it's okay as long as you meet the other residential requirement and बाकी good character requirements, the financial soundness और बाकी criminal activities वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। But if you're talking about बच्चों की बात है तो फिर overstay doesn't affect the children as such। और सनी, आपने बोला illegal entry। सनी प्लीज़ टेक योर टाइम। मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा क्लियर समराइज एंड क्लैरिटी के साथ बताया व्हाट आई थिंक अबाउट द पॉलिसी। आई थिंक द पॉलिसी इज अनलॉफुल, बट प्रॉब्लली प्रॉब्लम ये कि मेरे कहने से नहीं होता। आई हैव माई ओन रीजन सेइंग दैट। वो हाई कोर्ट डिसीजन देगा तो इट विल बिकम अनलॉफुल। तो बात ये आती है कि आइदर यू be the first one to make this application or you wait till somebody else does this application और वो फिर हाई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करते हैं। देखें, एक बात याद रखो, होम ऑफिस ने ये नहीं कहा कि इट्स अ मैंडेटरी रिफ्यूजल, इट्स अ डिस्क्रेशनरी रिफ्यूजल। सो यू कैन स्टिल मेक अ नेशनैलिटी एप्लीकेशन अगर आप कंपेलिंग रीजन दो होम ऑफिस को कि क्यों आप इलीगल एंट्रेंट इस मुल्क में आए थे। तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो जो मैंने बनाई है। यू विल होपफुली फाइंड दैट वेरी यूजफुल। किसी ने कहा सर I've got asylum refuse, I need to do appeal, 5 days left, £2,000 for that, no more money। देखें भाई, आप ट्राई करो अगर आपको कोई लीगल एड पे ले ले, लेकिन अगर आप प्राइवेट लॉ फर्म्स पे जाओगे तो हर एक का आप समझ लो रेट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आपको अपोलोजाइज़ कि आपके पास सिर्फ £2,000 रह गए हैं। आप लीगल एड ट्राई कर लो और अगर कोई लीगल एड पे नहीं जाता, ट्राई टू फाइंड लॉ फर्म्स। लेकिन हर लॉ फर्म का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है अपील का वो बड़ा डिफरेंट है। अब मुझे नहीं पता कि आप किसके पास जाते हो। आई बी वेरी कैंडिड विद यू और मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि मैं अपील्स में क्या चार्ज करता हूँ। मेरे जो अपील के चार्जेस हैं, अगेन ये मैं आपको बॉल पार्क फिगर बता रहा हूँ, दे आर स्प्रेड इनटू 3 आप समझ लें स्टेजेस। स्टेज 1 होती है जिसमें अपील जमा होती है, इट्स एनीवेयर फ्रॉम 1000 to 1200 एंड ऑफ कोर्स वैट डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे एंड ऑफ कोर्स मोस्ट केसेस में वैट एप्लीकेबल होता है। फिर स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 होती है जिसमें बंडलिंग और हमें स्केलेटन आर्गुमेंट जमा कराना पड़ता है, अगेन दैट्स 1000 to 1200 एंड ऑफ कोर्स वो मैटर करता है कि आपकी बंडलिंग में विटनेसेस कितने ज़्यादा। जिस तरह मैं अपने कल एक शो कर रहा था, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मेरे क्लाइंट है उसके जो हम लोगों ने विटनेसेस थे अबाउट 10 या 8 थे, 8 to 10 थे जिनको मुझे बनाना पड़ा एंड दे वर कमिंग इनटू माय ऑफिस टू ड्राफ्ट विटनेस स्टेटमेंट्स। तो उसकी वजह से आई टू इंक्रीज माई सेकेंड स्टेज रेट। द रीज़न बीइंग इज कि मैं उतना ज़्यादा टाइम लगा रहा था, लेकिन ऑन एवरेज इज 1000 to 1200। और फिर आखिरी स्टेज होती है हेयरिंग की, जिस तरह मैंने आपको बोला मैं खुद हेयरिंग पे जाता हूँ, तो दैट्स अगेन 1000 to 1200, यानी कि टोटल जो प्रोसेस है 8 मंथ का, उसमें आप टोटल मिला के अबाउट 3600 देते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हेयरिंग लंदन से बाहर है देन इज अबाउट 150 फॉर द ट्रैवलिंग। और अगर मैं खुद कोर्ट में नहीं जा सकता बिकॉज
मेरी कोई और कमिटमेंट, बिकॉज आई डू लिटिगेशन एज वेल, एंड मेरी उसमें मीडिएशन होती है, आई डू गो टू कोर्ट फॉर लिटिगेशन वर्क एज वेल. तो अगर मेरी कोई और कमिटमेंट है, आई कांट अटेंड कोर्ट आपके लिए, देन आई डू बुक वन ऑफ द बैरिस्टर्स. मैंने काफ़ी चेम्बर्स को जानता हूँ, आई बीन डूइंग इट फॉर मैनी ईयर्स. आई नो फ्यू बैरिस्टर्स. आपने आई थिंक एक दो बैरिस्टर्स के जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं हमारे चैनल पे, यू सीन दोज और यू मस्ट हैव. इफ़ यू हैवंट, प्लीज़ गो एंड हैव लुक एट दोज इंटरव्यूज़ आई हैव डन. तो मैं उनको बुक करता हूँ, बट देन आई कवर द कॉस्ट, मीनिंग वही जो 1000-1200 मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, मे बी 300-400 ऊपर होगा मैक्सिमम. तो आई देन कवर उनकी कॉस्ट इन दैट 1000 to 1200 प्लस. मे बी जब बैरिस्टर मैं बोलता हूँ तो 300 हो. तो दिस इज अबाउट 3600 to 4000 स्प्रेड ओवर 8 months, बिकॉज आजकल हियरिंग में 8 months तो लग रहे हैं. तो ये प्रोसेस होता है अपील का. फिर मेरा एक और है सिस्टम कि जब आप मेरे क्लाइंट बन जाते हैं, इफ़ यू आर माई क्लाइंट, यू ऑलरेडी नो कि मैं फिर चार्ज नहीं करता व्हेन यू कॉल मी एंड यू कम एंड सी मी. और एक मुझे पता है कि थोड़ा कभी मेरा काम का भी नुकसान होता है, बट आई लव डूइंग दैट कि आप जब भी कॉल करोगे, आई एम द वन हुज पिकिंग अप द टेलीफोन. यस, मेरे कॉलिग भी पिक करते हैं, बट देन दे विल टेक अ मैसेज एंड आई विल कॉल यू बैक. बिकॉज एक चीज़ आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मेनी ईयर्स सिंस आई हैव बीन इन इंडस्ट्री, कि मैं लोगों से खुद बात करता हूँ. I don't let you go left or right. But anyway, that's a separate matter. Okay. How much time does it take for naturalization? I got indefinite a month ago under British spouse. आजकल भाई naturalization के अंदर keep yourself 10 month का period तो लग रहा है. Anonymous ने कहा I want to call you. Anonymous, अभी मैं अपने ही मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. इफ़ यू डोंट माइंड, जब मैं मोबाइल में इधर से बाहर आ जाऊँ, माई मोबाइल नंबर इज़ ईजिली अवेलेबल, इट्स ऑन द चैनल एज वेल. आप मुझे कॉल कर सकते हो, एंड देन प्लीज़ कॉल करने से पहले बुक एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, एंड देन आई कैन कॉल यू बैक. आई विल बी ग्रेटफुल. और अगर उसके अलावा आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड सी मी इन पर्सन. मैंने जानबूझ के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है £20, मिलने की मैंने जानबूझ के सिर्फ £20 रखी है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. उसकी वजह यह कि आई वॉन्ट टू at least provide you the information as much as possible, ताकि you make a well informed decision. बाद में अगर आप मुझे केस देते हो तो then I can tell you कि मैं कितना चार्ज करता हूँ. बट all this time मैंने इसलिए मिनिमल रखे हैं चार्जेस, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके उनको एटलीस्ट ट्राई करूँ कि भाई ये कानून कहता है, ये इंफॉर्मेशन है कानून की, ताकि यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. I think somebody was trying to give a message. Zoya, good question. £20 for how long? Zoya, मैंने आज तक टाइम नहीं रखा. I'll be very honest with you. I've never done time. But as long as देखा, मैं लोगों से एक ही बात करता हूँ, प्लीज़ बी सेंसिबल. जिस तरह मैं आपको, I'll be honest with you, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Somebody rang, £20 administrative cost थी, and they started going through the whole application online. मैं क्या, देखें, ये £20 इस मकसद के लिए नहीं है कि you go through the application with me, because अगर आपने application checking कराना है, कुछ कराना है, उसका separate rate है. Come into my office, या उसके दूसरा तरीका है, we can do it online, but it's a separate rate. £20 में you can't just open an application in front of you कि तारिक भाई इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है. It doesn't. Just कहने का मतलब है अप्लाई कॉमन सेंस. मैंने हेल्प करने के लिए £20 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रखी है, लेकिन उसको बस मिस यूज़ ना करें उस सिस्टम को. दैट्स व्हाट आई बेग टू से. बस इतनी सी बात है. बट मैंने कभी आज तक टाइम लिमिट नहीं रखी. सो बट मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि टच वुड आई एम इन अ पोजिशन कि मैं बात सुन के एक इंडिकेशन अबाउट इमिग्रेशन कवानीन की दे देता हूँ कि दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, एंड फिर आपकी मर्जी है कि आप उस पर एक्ट करें या ना करें. आई थिंक मैंने नबील आपको बता दिया हाउ मच टाइम इट टेक्स. अबाउट 10 months आजकल लग रहे. सॉरी जोया, मैंने ये नहीं देखा. माय मम इज़ 81 years old in UK. आपका क्वेश्चन क्या था? मिस दैट. माय अपॉलॉजीज टू यू. Can NHS stop job while waiting Home Office making decision on ILR application? I don't know why you're saying कि जॉब आपकी रुकनी चाहिए, because अगेन मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है. प्लीज़ व्हेन यू गेट अ चांस उसको देखें. कि एक बात बिल्कुल होम ऑफिस की थोड़ी सी गलत है कि वेल योर वीज़ा इज़ एक्टिव, आप शेयर कोड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है, बिकॉज यू मेड एन एप्लीकेशन, यू वेटिंग फॉर अ डिसीजन, उस पीरियड के दौरान शेयर कोड इज़ नॉट वर्किंग. होम ऑफिस ने बिल्कुल एक हाई कोर्ट के केस में कमिट किया है कि इन द कमिंग मंथ्स दे गोइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. ऑलमोस्ट हम मई में आ गए हैं, अभी तक ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई. तो इसका प्रोसेस ये आपके लिए कि अगर आपने कोई इन टाइम एप्लीकेशन डाली और आपका एम्प्लॉयर आपसे शेयर कोड मांग रहा है जो कि आप नहीं दे सकते बिकॉज आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस और वीज़ा एक्सपायर हो गया और 3C एक्टिवेट हो गई है, तो फिर आप उनको एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस का लिंक दें.
मैंने अपनी इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले उस वीडियो को देखें। एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू सी एनी ऑफ माय वीडियोस या आपको मेरा कोई शो पसंद आता है तो अपने सोशल मीडिया पे उसको एडवर्टाइज करें, लाइक करें, शेयर करें। आई विल बी ग्रेटफुल। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूं आपके असाइलम कह रहा हूँ, आपके किसी भी इमिग्रेशन केस में, या मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, जस्ट गेट इन टच विद मी एंड वी कैन टेक मैटर्स फ्रॉम देयर। ओ जोया, आपने कहा योर मदर इज़ 81 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ एन ओवरस्टेयर। ओके जोया, देखो अगर कोई ओवरस्टेयर इस मुल्क में बन जाता है, लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु इज 81 ईयर्स ओल्ड, तो बिल्कुल वो एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन अंडर प्राइवेट लाइफ। ओवरस्टे वो एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आपके मदर की जब हम एप्लीकेशन डालेंगे तो दो चीज़ें हैं जिनको हमें मीट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कानून की नज़र में। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं उसके बारे में, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू वो दो चीज़ें क्या हैं। जब हम प्राइवेट लाइफ की बात करते हैं तो प्राइवेट लाइफ में कानून है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, प्लीज़ व्हेन यू गेट अ चांस हैव अ लुक एट इट, जो ये कहता है कि इफ़ यू लिव्ड हियर फॉर लेस देन 20 ईयर्स दे मस्ट बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल फॉर यू टू इंटीग्रेट इनटू योर सोसाइटी बैक होम, और आप अगर वो प्रूव कर सकते हैं तो हम आपको प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा देंगे। तो एक तो चीज़ हो जाती है वो वाला क्लेम। और जो सेकंड क्लेम होता है आर्टिकल 8 के अंदर, वो ये होता है कि दे मस्ट बी एक्सेप्शनल एंड कंपैशनेट रीजन कि आपको आर्टिकल 8 के ऊपर वीज़ा दिया जाए। तो ये जो आर्टिकल 8 के केसेस होते हैं ना, जो प्राइवेट लाइफ के केसेस होते हैं, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। इसमें भी कोर्ट ऑफ अपील ने बोला हुआ है कि ये जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है कि एक इंडिविजुअल के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, फैमिली, मेडिकल, ऑफ कोर्स उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, उनकी एज वगैरह, एंड हाउ कैन दे कोप विद इट इफ दे गो बैक। तो इसकी बेसिस पे केस बनता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट हियर विदाउट आस्किंग यू ऑल दोज मल्टीपल क्वेश्चंस कि मैं यहाँ बोलूँ हाँ जी इनका मेरिट है केस में या नहीं है, बट दोज आर द थिंग्स जो देखनी पड़ती हैं, देन you can make an application and see how it goes. प्रॉब्लम है क्योंकि आपने उनको ओवरस्टे करवा दिया है तो अब द बार इज लिटिल हायर। लेकिन किसी ने भी अगर अपने पेरेंट को ओवरस्टे करवाया तो वन थिंग आई डू से टू देम, प्लीज डू मेक अ प्राइवेट लाइफ और ह्यूमन राइट एप्लीकेशन, बिकॉज वन ऑफ द थिंग उनको बड़ी ज़रूरत है इस मेडिकल केयर। तो अगर आप NHS पे करो या एग्जाम्शन लेके भी अप्लाई करो तो एटलीस्ट वो NHS नंबर दिखा के, चाहे एग्जाम्शन के थ्रू है चाहे आपने फ़ी पे की, यू कैन गेट ट्रीटमेंट। और कुछ लोगों ने आई डू नॉट नो हाउ अपने पेरेंट्स का NHS नंबर भी इशू कराया हुआ है बीइंग ओवरस्टे, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो बी वेरी केयरफुल बिकॉज उसकी इजाज़त नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। Okay, I've been here for 15 years. My asylum is refused. What kind of application I can make? देखो नेपाल मेहता, देखिए नेपाल भाई, जिनके asylum refuse हो जाते हैं majority cases में उनके पास आगे जाने के दो ही रास्ते रह जाते हैं। एक रास्ता होता है कि वो asylum ही की बेस पे फ्रेश क्लेम डाल लें, और एक रास्ता होता है कि वो फ्रेश क्लेम ह्यूमन राइट की बेस पे डाल लें, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ। दोनों सूरतों में आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड बी वेरी कैंडिड टू यू कि आपके चांसेस क्या हैं वीज़ा मिलने के। बट इस शो का ये फॉर्मेट नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपसे पूछना शुरू हो जाऊँ, अच्छा जी आपके हालात क्या हैं मेहता भाई और ये आप एप्लीकेशन डालें। उसके लिए यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट विद मी। लेकिन ये दो एप्लीकेशंस हैं। जाहिर बात है जिन लोगों के असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हुए हैं, वन ऑफ द रीज़न उनके असाइलम रिफ्यूज़ इसलिए रिफ्यूज़ हुए हैं कि उनकी जो असाइलम की रीज़न है वो होम ऑफिस और बाद में कोर्ट ने नहीं मानी, तो उसको ओवरटर्न करना अनलेस देयर इज़ अ वेरी कंप्लीट न्यू एविडेंस बड़ा मुश्किल होता है। और प्राइवेट लाइफ के अंदर वही मैंने बोला, दो तरह के प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस हैं, जिनको पूरे 20 ईयर्स हो गए हैं फिर उनके लिए अच्छा, और जिनको लेस देन 20 ईयर्स हुए हैं उनको वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का टेस्ट पास करना पड़ता है। अगेन कोर्ट ने कहा इट्स अ प्रैक्टिकल टेस्ट, विदाउट आपसे पूछे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट। सो ये बात यहाँ हो गई। Excuse me. Priority service available on 7-year child route if parents on no visa. बच्चों की FLR FP पे प्रायोरिटी रूट है, इनडेफिनेट के लिए प्रायोरिटी रूट नहीं है इस वक्त भाई। तो इफ़ यू आर लुकिंग एट डूइंग इनडेफिनेट लीव टू रिमेन बच्चों के लिए तो उसमें प्रायोरिटी रूट नहीं है। बट इफ़ यू लुकिंग टू डू एन FLR FP एप्लीकेशन बच्चे के लिए, वो जो 2.5 साल का वीज़ा है उसमें प्रायोरिटी रूट अवेलेबल है। So that's where we are. Sorry guys, मेरे पास बहुत कम अब टाइम रह गया, तो I'm going to answer a couple of more questions and then make my closing remarks. कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करूँगा क्लोजिंग में। So let's have a thank you. You welcome Nepal.
प्राइवेट लाइफ प्रायोरिटी सर्विस है। यस जोया, प्राइवेट लाइफ इज FLRFP। हर FLRFP एप्लीकेशन में इस वक्त प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल है। आप फैमिली डालो, प्राइवेट डालो, एप्लीकेशन इज FLRFP, तो उसमें प्रायोरिटी सर्विस इस वक्त अवेलेबल है। यू कैन डू दैट। यस, उसका मतलब ये है कि आपको डिसीजन होपफुली एक दिन में मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जाने से पहले फ्यू थिंग्स, थैंक यू सो मच, आप लव एंड सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जब भी टाइम, जैसे आपको पता है मेरा ज़्यादा जो आइडियल टाइम होता है रात 9 बजे होता है। वी नोटिस्ड, बीन फॉलोइंग मी, कि मैं ज़्यादातर रात 9 बजे 20-25 मिनट का शो कर लेता हूँ। मैंने कोशिश करने की कोशिश की कि मैं दिन को भी अब कर लिया करूँ, बिकॉज अब दिन लंबे हो गए, यू नो, नाइस डेज होते हैं। अभी मैं कल भी मैंने किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ कि मैं दिन को भी कर लूँ, एंड देन आई क्रिएट सम मोर वीडियोस फॉर यू एज वेल। सो आई होप यू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। जाने से पहले प्लीज़ अपने अपने सोशल मीडिया पे चैनल को एडवर्टाइज करें, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल। उसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि व्हेनेवर आई गो रैंडमली आई कम लाइव। पहले ज़माने में आई यूज्ड टू बुक अ टाइम, बट आई फाउंड इट इज़ मच ईजियर कि मैं रैंडमली करूँ। इट्स जस्ट कन्वीनियंट फॉर मी। अभी मैंने टाइम निकला, आई जस्ट डन इट। मुझे मिलने के लिए बहुत आसान तरीका है। यू कैन गेट इन टच विद मी। आई मेड इट वेरी सिंपल कि आप टेलीफोन पे भी शुरू में मुझसे बात कर सकते हैं और इन पर्सन। उसकी वजह यह है कि एटलीस्ट, और मैंने क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सिर्फ £20 रखी है, कि एटलीस्ट यू गेट एक्सेस टू मी। उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपने केस देना है यानी। एंड लाइक आई सेड टू यू, आई डू all sorts of immigration work, litigation work. उसकी मेरी categories, I'm going to make some litigation videos soon, and also I go to court up to upper tribunal. तो वो फिर we could take that from there. All right, thank you so much. अपना ख्याल रखो everyone, and then I could be in touch with you soon, and keep an eye out on the channel. And of course, like I said, to get in touch with me is very easy. Just look my details up. हमारे channel पे भी top पे होंगी, YouTube के अंदर, you can just get in touch with me. Guys, thank you so much. Thank you for joining. I know दोपहर का वक्त था, but so many people join. Thank you for that. और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी another day when I do a live show. Otherwise, अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, keep an eye out on that. Allah Hafiz, guys. Take care.